इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जापान की। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जापानी ब्रॉडकास्टर एनएचके ने रविवार सुबह इशिबा शिगेरू के पीएम पद छोड़ने का विचार करने के बारे में जानकारी दी थी। इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इशिबा का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब वो घरेलू राजनीति में कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं। खासतौर से जुलाई में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में हार के बाद से इशिबा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी में विभाजन रोकने के लिए इशिबा ने इस्तीफे का रास्ता चुना है। इशिबा ने पिछले साल अक्टूबर में जापान के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। पद संभालने के वक्त उन्होंने महंगाई से निपटने, पार्टी में सुधार और कई बड़े वादे किए थे। हालांकि सत्ता में आने के बाद उनको लगातार कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एलडीपी में राजनीतिक धन उगाही घोटालों के आरोप ने उनकी मुश्किल को बढ़ाया। इशिबा के सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही एलडीपी और उसके गठबंधन सहयोगी कोमेइतो ने निचले सदन के चुनाव में अपना बहुमत खो दिया था। इसके बाद जुलाई में उच्च सदन के चुनाव में भी सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत से दूर रह गया। इससे इशिबा पर चुनाव परिणामों की जिम्मेदारी लेकर पद छोड़ने की मांग बढ़ गई। इसके बाद इशिबा के इस्तीफे की बात सामने आई है। जापान की एलडीपी पार्टी सोमवार को अपना नया नेता चुनने के लिए वोटिंग कर सकती है। जापान के स्थानीय मीडिया ने हाल ही में बताया था कि जापान की सत्तारूढ़ एलडीपी नेतृत्व बदलाव के लिए चुनाव कराएगी। मतदान में भाग लेने के लिए पात्र 342 पार्टी सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों में से 149 ने चुनाव के पक्ष में और 48 ने विरोध में अपनी बात कही थी। 68 साल के शिगेरू इशिबा बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वह साल 1986 से प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं और साल 2007 से 2008 तक रक्षा मंत्री, 2008 से 2009 तक कृषि और मत्स्य पालन मंत्री रहे हैं और साल 2012 से 14 तक एलडीपी के महासचिव रहे हैं। इशिबा के पिता 1958 से 1974 तक तातोरी प्रांत के गवर्नर रहे और जापान के गृह मंत्री रहे थे। पिता की मौत के बाद राजनीति में आने वाली इशिबा 1986 में सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में एलडीपी से प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। साल 2024 में वह पीएम पद तक पहुंचे। हालांकि वह एक साल भी इस पद पर नहीं रह सके। आइए बात करें रूस की। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। शनिवार रात से रविवार सुबह तक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 805 ड्रोन और दूसरे हथियार दागे। हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, कई अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन सरकार ने बताया कि पहली बार राजधानी कीव की प्रमुख सरकारी इमारत पर रूसी हमला हुआ है। यूक्रेनियों ने युद्ध शुरू होने के बाद से इसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने एपी से कहा है कि रूस की ओर से 800 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे गए। रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन के अलावा अलग अलग तरह की 13 मिसाइलों से कीव में हमले किए। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस की ओर से दागी गई 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने कहा है कि यूक्रेन में 37 जगहों पर 9 मिसाइल हमले और 55 ड्रोन हमले हुए हैं। ज़्यादातर ड्रोन हवा में मार गिराए गए। ड्रोन और मिसाइलों का मलबा 8 जगहों पर गिरा है। यूलिया ने कहा कि कीव में यूक्रेन की मुख्य सरकारी इमारत रूसी हमलों के दौरान युद्ध में पहली बार निशाना बनी है। यूलिया स्विरिडेंको ने कहा कि इमारत की छत और ऊपरी मंजिलें रूस के हमले के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन इमारतों पर हमले के बाद दमकल कर्मियों को आग बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। स्वित्सासोन्स्की जिले में 9 मंजिला आवासीय इमारत पर रूस के ड्रोन हमले में एक छोटे बच्चे और एक युवती की मौत की पुष्टि हो गई है। कीव के मंत्रिपरिषद भवन की छत से धुएं का गुबार उड़ता देखा गया है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि इमारत पर सीधा हमला हुआ है या किसी मिसाइल का मलबा गिरने से धुआं उठा। यह इमारत यूक्रेन के मंत्रिमंडल का मुख्यालय है, जहां उसके मंत्रियों के कार्यालय स्थित है। इस हमले ने दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि रूस अब तक कीव के केंद्र में स्थित सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से बचता रहा है। आइए बात करें अमेरिका और चीन की। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से हालिया एससीओ समिट पर नाराजगी जताई गई। भारत, रूस के अलावा चीन खासतौर से ट्रंप के निशाने पर दिखा। इससे चीन अमेरिका के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ी। हालांकि एससीओ समिट एक हफ्ते बाद ही ट्रंप नए प्लान पर काम करते दिख रहे हैं। ट्रंप ने शनिवार को पीएम मोदी को दोस्त कहकर भारत से संबंध सुधारने का संकेत दिया है। साथ ही वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तैयारी में है। ये मुलाकात अगले महीने साउथ कोरिया में हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष सलाहकारों के साथ अक्टूबर में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण कोरिया जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा की तैयारी बिना ज़्यादा शोर शराबे के चुपचाप चल रही है। एपेक समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी आने की उम्मीद है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि समिट से इतर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में एपेक समिट होना तय है। इसी शिखर सम्मेलन में ट्रंप और जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है।
हालांकि अभी तक इस द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने CNN से अमेरिकी राष्ट्रपति की दक्षिण कोरिया यात्रा की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने CNN को बताया कि ट्रंप की दक्षिण कोरिया की यात्रा पर चर्चा हो रही है, जो आर्थिक सहयोग पर केंद्रित होगी। हालांकि व्हाइट हाउस के अधिकारी ने जिनपिंग के साथ मुलाकात पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। माना जा रहा है कि जिनपिंग से मुलाकात के जरिए ट्रंप चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर को कम करते हुए बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। इसी साल जून में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक फ़ोन कॉल के दौरान चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया को बीजिंग आने का निमंत्रण दिया था। इस पर ट्रंप की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं हो पाई। हालिया SCO समिट ने चीन अमेरिका के रिश्ते में तनाव बढ़ा दिया। दक्षिण कोरिया की अध्यक्षता में एपेक्स शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ग्वांगझू में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान ट्रंप का उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मिलने का अवसर भी बन सकता है। किम को भी इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। चीन और उत्तर कोरिया दोनों ही चीन विरोधी खेमे के दोस्त हैं। ये बात करें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का असर दिखने लगा है। रूस ने चीन को प्रतिबंधित आर्कटिक LNG 2 परियोजना के तहत लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का दूसरा बैच सप्लाई किया है। यह गैस एक LNG टैंकर के जरिए पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका प्रतिबंधित रूसी गैस की खरीद पर चीन के खिलाफ भी वैसे ही कदम उठाएगा जैसे उसने भारत के खिलाफ उठाया है। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अभी तक रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार चीन के खिलाफ कुछ नहीं किया है। रविवार के LSEG डेटा से पता चलता है कि रूसी वोस्खोद LNG टैंकर चीन के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र गुआंसी के तीशान बंदरगाह स्थित एक LNG टर्मिनल पर लंगर छोड़ने के बाद दक्षिण की ओर रवाना हुआ था। LSEG डेटा के अनुसार 1.5 लाख टन घन मीटर LNG से लदा यह रूसी ध्वज वाला टैंकर 19 जुलाई को उत्तरी साइबेरिया के गैदान स्थित आर्कटिक LNG 2 फैसिलिटी में पहुंचा था। अगस्त के अंत में बेईहाई LNG टर्मिनल पर प्रतिबंधित टैंकर आर्कटिक मुलान के पहुंचने के बाद यह प्रतिबंधित परियोजना से चीन में पहुंचा दूसरा माल है। आर्कटिक मुलान का माल आर्कटिक LNG से अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचने वाला पहला माल था, जो पिछले साल शुरू हुआ था। आर्कटिक परियोजना का उत्पादन दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था, लेकिन बर्फ क्लास के गैस वाहकों की कमी और यूक्रेन के साथ रूस के संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण गैस के माल की आपूर्ति निर्धारित समय से पीछे चल रही है। यह माल पुतिन की शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक सैन्य परेड के लिए चीन की हाई प्रोफाइल यात्रा के कुछ दिनों बाद पहुंचा है। आर्कटिक LNG 2, जिसका 60% स्वामित्व रूस की नोवाटेक के पास है, को देश का सबसे बड़े LNG संयंत्रों में से एक बनाना था, जिसका लक्ष्य 19.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन करना था। लेकिन प्रतिबंधों ने इसकी संभावनाओं को धूमिल कर दिया। केपलर के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल आर्कटिक LNG 2 से 8 कार्गो कई प्रतिबंधित LNG जहाज़ों पर लादे गए थे, जिनमें से 4 कोयार्क FSU में उतारे गए। इस साल परियोजना से 6 ज्ञात कार्गो लादे गए, जिनमें से कुछ प्रतिबंधित टैंकर उत्तरी समुद्री मार्ग से पूर्व की ओर जा रहे हैं। LSEG के आंकड़ों के अनुसार 2 टैंकर अब रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप पर और तीसरा दक्षिण चीन सागर में ताइवान और हेनान द्वीप के बीच खड़ा है। आइए बात करें नेपाल की। नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जाने के फैसले पर देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों से लेकर सत्ताधारी नेता तक ने इस कदम को संविधान विरोधी और जनविरोधी बताते हुए विरोध जताया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही आलोचना को दबाने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, ये कदम केवल संविधान विरोधी, लोकतांत्रिक और जन विरोधी ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोशल मीडिया पर प्रकाशन और प्रसारण संबंधी दिए गए आदेश की गलत व्याख्या भी है। हालांकि दहल स्वयं जब प्रधानमंत्री थे, तब उनकी सरकार ने सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का हवाला देते हुए टिकटॉक बंद करने का निर्णय लिया था। इस तरह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष और सांसद स्वर्णिम बागले ने कहा है कि सोशल मीडिया बंद करना अधिनायकवाद का संकेत है। रामेछाप जिला के मंथली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आज के डिजिटल युग में सूचना प्रवाह रोकने की कोशिश सूर्य की हथेली से ढकने जैसी है। उनका कहना था कि जनता के दबाव और विरोध के कारण सरकार इन निर्णय को लागू नहीं कर पाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बाबूराम भट्टाचार्य ने कहा कि कर के दायरे में आ चुके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध न होने के आधार पर बंद करना गलत है। उनके अनुसार राज्य आवश्यकता अनुसार नियमन कर सकता है, लेकिन इंटरनेट और AI ने सीमाएं पार कर ली हैं। ऐसे में पुरानी शैली से रुकना उचित नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टाचार्य ने आगे कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनी
कर अदा कर रही हैं तो केवल अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें पुनः पंजीकरण कराना तर्कसंगत नहीं है। यह फैसला अनावश्यक है। इससे जनता की असंतुष्टि बढ़ेगी और सूचना के अधिकार पर खतरा आएगा। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता शेखर कोइराला ने भी इस निर्णय का विरोध किया है। कोइराला ने कहा कि जनता के पक्षों और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न कर पाने की वजह से आलोचना झेल रही सरकार अब सोशल मीडिया बंद करने जा रही है। क्या सरकार ने सोचा है कि इस निर्णय से कितने नेपाली अपनी रोजी रोटी से वंचित होंगे? मैं आग्रह करता हूं कि इस कदम को तुरंत वापस लिया जाए और सोशल मीडिया को मर्यादित करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए जाएं। इसी तरह सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने भी कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया बंद करके गलत रास्ता अपनाया। उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। थापा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट न केवल सोशल मीडिया पर होने वाले अनचाही सामग्री के मूल्यांकन, निगरानी और दुरुपयोग रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था बनाने को कहा था, बंद करने को नहीं। इस बीच नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के निर्देशन के बाद गुरुवार रात से ही फेसबुक के वेब पेज ब्लॉक कर दिए गए। सूचीबद्ध न हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का कार्य शुरू हो चुका है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के संगठन ISPN के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुभाष खड़का ने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद URL ब्लॉक करना शुरू कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार फिलहाल सूची में शामिल 26 प्लेटफॉर्म को बंद करने का काम चल रहा है। facebook.com अब नेपाल में ब्राउज़र में नहीं खुल रहा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.